हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर, और आप सबका स्वागत करता हूं आशीष पब्लिकेशन के इस चैनल पे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अलैंगिक प्रजनन तक अपना ये क्लास हम लोगों ने पूरा किया हुआ था, और आज जो क्लास है वो हम लोग अलैंगिक प्रजनन से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने बोला कि वीडियो सर क्लियर नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, जिस चैनल से आप जिस फ़ोन से आप देख रहे हैं उस फ़ोन की आप रिजोल्यूशन को आप बढ़ा दीजिए। आप वहाँ पे जाके रिजोल्यूशन चेंज करके देखिए, वो आपका सही क्लियरिटी आएगा। हम लोग आज शुरू करेंगे अपना अलैंगिक प्रजनन। थोड़ा सा पीछे रिवीजन कर लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आपको पता होगा अलैंगिक प्रजनन क्या है। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जिस बायोलॉजी के शब्द के आगे क्या लग जाए, ए, इसका मतलब होता है अनुपस्थित। ठीक है, यानी जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गुण होगा वो सब इसमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसमें पैतृक की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, जरा ध्यान दें। आइए, तो क्या है वह प्रक्रिया जिसमें एक पैतृक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा मैंने बताया था इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, यानी जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो कहां से युग्मनज बनेगा। इसमें नई संतति की उत्पत्ति नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे आपके पास ये 3 उदाहरण मैंने दिया था। क्या क्या? एक अमीबा है, हाइड्रा है और पैरामीशियम है। ये आपके उदाहरण आपके पास थे। आप इसको नोट किए होंगे तो अच्छी बात है। यहां तक आप लोगों को नोट्स बना लेना चाहिए। आइए, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अब हम लोग आगे अपने क्लास को बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पिछले क्लास ही था, यहां तक हम लोग पढ़े हुए भी थे। अलैंगिक प्रजनन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये आपके पास दिए हुए हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला खंडन, दूसरा विखंडन, तीसरा पुनरुद्भवन, चौथा मुकुलन, पांचवा बीजाणु जनन और छठा है कायिक प्रजनन। छठा क्या है? कायिक प्रजनन। ये आपको याद रखना है। कोई अगर पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा कि जो हमारे अलैंगिक प्रजनन है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला खंडन, आप सब लोग भी ध्यान से आप लिखेंगे और याद भी रखेंगे। खंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक प्रजनन, जिसको कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक प्रजनन, कायिक जनन को ही अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बीजाणु जनन को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। मुकुलन को बडिंग कहा जाता है। पुनरुद्भवन को रीजेनरेशन कहा जाता है और विखंडन को कहा जाता है फिजन और खंडन को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। यही हम लोगों को याद रखना है। आइए अपने टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे क्या? खंडन। तो आप सब लोग अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए खंडन। खंडन क्या है तो जरा ध्यान से देखिएगा। जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में बट जाता है और हर टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है, उसे ही कहते हैं क्या? खंडन। तो आप कहेंगे कि खंडन के उदाहरण क्या हैं? तो देखिए, खंडन के उदाहरण ये 3 हैं। ये आप देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। क्या? तो स्पाइरोगाइरा, ये बिल्कुल स्पाइरोगाइरा। आप इसको यहां से काट दीजिए, इसको खंड में बांट दीजिए। ये है कवक। ठीक, इनको भी आप चाहें तो खंड में बांट के देख लीजिए। और ये फिलामेंटस एल्गी, जिसको तंतुमयी शैवाल कहा जाता है। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? तो खंडन के। ये जीव ऐसे हैं कि इनको आप, इनके शरीर को या इनके जो भी संतान है उनको आप टुकड़ों में बांट दीजिए। हर एक टुकड़ा जो है वो एक नया नया जीव बना लेगा, उसे ही कहेंगे क्या? खंडन। ठीक है। आइए आगे, अगला आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लोन। जरा ध्यान से आपको एक बात समझना होगा कि अलैंगिक प्रजनन में जितने भी संतति उत्पन्न होते हैं उन सब को अगर हम उनके पैतृक से अगर तुलना करें तो देखने को क्या मिलेगा कि वो बिल्कुल हूबहू अपने पैतृक के जैसे ही है। तो यहाँ पे क्लोन उन्हीं के लिए ये शब्द आया है। और बिहार बोर्ड पूछता है कि क्लोन है क्या, तो आप ये बता दीजिएगा कि बाह्य रूप से एवं अनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों को क्या कहते हैं?
क्लोन कहते हैं। ये बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, क्लोन किसे कहते हैं? तो बाह्य रूप से एवं अनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। और ये जो क्लोन है, क्लोन के सदस्यों को कहा जाता है रैमिड्स। क्या कहा जाता है? क्लोन के सदस्यों को रैमिड्स कहते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि बाह्य रूप से एवं अनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं खंडन के प्रकार पे। तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछे तो बता दीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो द्विविखंडन और है एक बहुविखंडन। ठीक, जरा समझेंगे द्विविखंडन क्या है। वह जनन प्रक्रिया जिसमें जीव दो भागों में टूटकर नई संतति की उत्पत्ति करती है उसे द्विविखंडन या द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन क्या है? वह जीव जो नए खंडों में टूटकर नई संतति का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन। यानी एक से अधिक ये भागों में टूट जाएंगे और ये एक संतति, ये जो शरीर है जीव का, ये दो भागों में टूटेगा और ये अनेकों खंड में टूट जाएंगे। तो जब दो खंड में टूटेगा तो द्विखंडन, और जब बहुत सारे खंड में टूट जाएगा तो बहुखंडन। कोई दिक्कत? अगला है, आप अपने कॉपी पे हेडिंग डालेंगे पुट्टी भवन। ये भी बिहार बोर्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। पुट्टी भवन क्या है? अलैंगिक प्रजनन वाले जितने भी जीव हैं, खास करके अमीबा, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम, अमीबा खास करके क्या करता है कि जब पर्यावरण उनके हिसाब से नहीं होता है तो वो अपने चारों तरफ तीन पुट्टी का निर्माण करते हैं, यानी तीन आवरण बनाते हैं, और वही तीन आवरण के निर्माण को ही पुट्टी भवन कहा जाता है। वो तीन आवरण इस तरीके से रहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक अमीबा है और ये अमीबा इसके हिसाब से अभी पर्यावरण नहीं है, तो ये तीन इस तरीके से पुट्टी का निर्माण करता है, और ये तीनों पुट्टी जो बना, इसी पुट्टी के निर्माण को ही पुट्टी भवन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिस्ट, और इसी के अंदर में ये अमीबा जो है वो क्या करता है? प्रजनन करता है, बहुत सारे अपने संतति तैयार करेगा। जब पर्यावरण उनके हिसाब से होगा तो फिर ये इनसे बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, अनुकूल परिस्थिति में अमीबा अपने चारों ओर तीन स्तर का निर्माण करता है। इसे पुट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पुट्टी भवन कहते हैं। इसी पुट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुट्टी भवन कहते हैं। देखिए, कुछ ये इस तरीके से होता है जो मैं अभी आपको बताया। एक ये अमीबा है, ठीक है, सबसे पहले अपने चारों ओर क्या बनाया? पुट्टी बनाया। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है इंसिस्टेशन। पुट्टी भवन को ही अंग्रेजी में कहा जाता है इंसिस्टेशन। ये बनाया इस तरीके से, बहुखंडन किया और बहुत सारे इसमें अमीबा बन गए, और ये क्या हुआ? जब पर्यावरण के हिसाब से आया तो यहां से वो बाहर निकल गए, कहीं से ये फटा और बहुत सारे अमीबा बाहर निकल गए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? पुट्टी भवन। कोई दिक्कत? तो अब आप हेडिंग डालेंगे विखंडन। ठीक है, इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे। विखंडन है क्या? जब एक जीव दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और हर एक भाग नया जीव बनाता है, उसे ही कहते हैं क्या? विखंडन। क्या मैंने बोला कि जब एक जीव दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और हर एक भाग जो है वो नया जीव बनाता है, उसे ही कहते हैं क्या? विखंडन। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। विखंडन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या? बाइनरी फिजन। इसमें एक जीव दो सामान्य भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें याद रखना होगा SLOT। सवाल आपसे पूछेगा कि सरल, एस का मतलब होता है सिंपल, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। एस का मतलब होता है सिंपल, यहां लिखा हुआ है पहला सरल। सवाल आपसे पूछेगा कि सरल द्विविखंडन किस में होता है, तो आप बताइएगा अमीबा में।
फिर उसके बाद आता है एल से क्या, लॉन्गिट्यूडनल। अभी जस्ट मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए एस के बाद आया एल, अगला उदाहरण है, एग्जाम्पल है एल। देखिए यूग्लिना और पैरामेशियम, ये एल, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर। अभी मैं बोला कि आपको याद रखना है कि सरल द्विविखंडन किसमें होता है, तो आप बताएं अमीबा, और दो एग्जांपल था। एल से लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में कहा जाता है क्या, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये किस में मिलता है, तो यूग्लिना में। ठीक है, ये किस में होता है, यूग्लिना में। फिर उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल के बाद है ऑब्लिक यानी तिर्यक। तिर्यक किस में मिलता है, तो गोनुलैक्स में। और चौथा जो है वो है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ द्विविखंडन किस में होता है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन किस में होता है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा हम लोग ज्यादा आगे आ गया। ये अनुप्रस्थ द्विविखंडन किस में होता है, तो पैरामीशियम में होता है। कोई दिक्कत, ये है एक पैरामीशियम का चित्र, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। चलिए बहुविखंडन, आप हेडिंग डालेंगे। बहुविखंडन क्या है, इसमें एक जीव, ठीक है, जो भी जीव होगा एक बार में कई भागों में विभाजित होगा और वो हर एक भाग नई संतति बनाएगा, उसे ही कहेंगे क्या, बहुविखंडन। इसका उदाहरण ये रहा प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग कहते हैं मलेरिया परजीवी। ये हमारे शरीर में एक रोग करता है, मलेरिया, नाम सुने होंगे आप। अगला हेडिंग डालेंगे रीजनरेशन, मतलब पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि इन जीवों में क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इनका खोया हुआ कटा हुआ भाग जो है वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। जैसे छिपकली के पूंछ में आप देखे होंगे कि छिपकली का पूंछ कटता है तो फिर से पुनः वापस उसका आ जाता है वो पूंछ। तो इसी तरीके की क्षमता इनमें भी होती है। क्या, तो जरा देखिएंगे, पढ़िएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है यहाँ क्या, कि वह जनन प्रक्रिया जिसमें जीव के कटे हुए या नष्ट हुए भाग पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है यहाँ पे प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश इत्यादि में पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है। ठीक है, इन सब में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अब अगला है हमारा बर्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मुकुलन। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग मुकुलन। देखिए जरा ढंग से इसे भी नोट कीजिएगा, क्या कह रहा है, मुकुलन में एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है जिसमें एक नया जीव मूल जीव की देह से एक छोटी सी गांठ या अंकुर, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, के रूप में उत्पन्न होती है, या यह अंकुर धीरे धीरे विकसित होकर मूल जीव यानी जो पैतृक का शरीर है उससे अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बना लेता है या बना सकता है, उसे ही कहते हैं क्या, मुकुलन। मतलब कि देखिए इस तरीके का एक जीव होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक जीव है, ठीक है, इस जीव में एक छोटी सी इस तरीके की कली का निर्माण होता है जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं, और ये तब तक इस पैतृक के शरीर में रहेगा जब तक ये पूरी तरीके से विकसित ना हो जाए। जब ये पूरी तरीके से विकसित होता है तो ये खुद ब खुद यहां से अलग होके एक नया जीव बन जाता है, यानी मूल जीव से क्या हो जाता है, अलग होके फिर एक नया जीव का रूप ले लेता है। इसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्या, मुकुलन। जैसे ये होता किस में है, तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन ही होता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए देखिए ये है मुकुलन की विधि।
पहले एक जनक हाइड्रा है, उसमें एक छोटी सी इस तरीके की कली का निर्माण होता है। वो कली पहले विकासशील अंकुरण के रूप में विकसित होता है, फिर ये पूरी तरीके से जब विकसित हो जाता है तो नया अंकुर ले जाता है, निकल जाता है, और फिर यहां से अलग होके एक नया हाइड्रा है, ये एक नया हाइड्रा है। देखिए कैसे अपने जनक के शरीर से ये अलग हो रहा है। जब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तब क्या होता है, अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? तो हाइड्रा में ये मुकुलन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। मुकुलन के भी प्रकार होते हैं। मुकुलन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कोई अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। मुकुलन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आपको बस इसका उदाहरण याद रखना है। कौन कौन सा? तो एक बाह्य मुकुलन है और दूसरा क्या है, आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है और आंतरिक मुकुलन स्पॉन्ज में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मुकुलन के भी प्रकार हो गया, ये याद रखना उदाहरण बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन। ये रहा बीजाणु जनन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए बीजाणु जनन जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, यह एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, या कह दीजिए कि विधि है, जिसमें जीव विशेष प्रकार की संरचना यानी बीजाणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोर, बनाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव में क्या हो जाते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब कि बीजाणु जनन क्या है, एक ऐसी जनन प्रक्रिया, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, जिसमें छोटे छोटे से इस तरीके के बीज का निर्माण होता है, और ये बीज जो है इसी में विकसित होके रहते हैं, और जब इनके हिसाब से अनुकूल परिस्थिति आता है तब ये क्या होते हैं, विकसित होके क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और उसी से नए जीव बन जाते हैं। उसे ही कहा जाता है क्या, बीजाणु जनन। ये भी एक तरीके की अलैंगिक प्रक्रिया है। तो कोई अगर पूछे बीजाणु जनन क्या है तो बता दीजिएगा, एक अलैंगिक जनन विधि है जिसमें जीव विशेष प्रकार की संरचना यानी बीजाणु बनाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उसे ही कहते हैं क्या, बीजाणु जनन। विशेषताएं इसकी हैं, बीजाणु की विशेषताएं देखिए कि यह एक कोशिकीय हैं। कोई अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा कि ये बीजाणु जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, हल्के होते हैं, इस वजह से हवा में उड़ सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, मोटी दीवारें होती हैं सुरक्षा के लिए, यानी ये जो संरचना है ये यही है बीजाणु, और ये जिस संरचना के अंदर में है ये दीवार जो है वो मोटी परत की होती है। अनुकूल स्थिति मिलने पर नए जीव बनाते हैं। जब अनुकूल स्थिति यानी परिस्थिति आता है तो उसमें ये क्या होते हैं, विकसित होके नए जीव में बदल जाते हैं। कोई दिक्कत? अगला है हमारा बीजाणु जनन के प्रकार। देखिए बीजाणु जनन के प्रकार। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बीजाणु जनन के कितने प्रकार, तो आप बता दीजिएगा इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जूस्पोर, कोनिडिया और जैम्यूल्स। क्या क्या है? जूस्पोर्स, कोनिडिया और जैम्यूल्स। बीजाणु जनन आप ऐसे समझिए, बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु जनन मतलब क्या, बीज का निर्माण। जिस संरचना के अंदर में बीज का निर्माण होता है उसे बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब बीजाणु जनन क्या, बीज से कोई जीव की जब उत्पत्ति होती है तो बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु जनन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जूस्पोर, कोनिडिया और जैम्यूल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, जूस्पोर। देखिए यह एक अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न एक कोशिकीय बिना आवरण का गतिशील बीजांड होता है।
जिसके पास एक या दो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मतलब जैसे मान लीजिए ये एक जीवाणु है, इस जीवाणु में इस तरीके की जो संरचना होती है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फ्लैजिला। ठीक है, तो इनके पास ये फ्लैजिला एक या दो होती है संख्या में। देखिए ये रहा, ये है क्लाइडोमोनास, ये क्लाइडोमोनास है, और इस जीवाणु के पास ये जो लिखा हुआ है यही है कसाव, जिसे कहा गया है क्या, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला को ही अंग्रेजी में, हिंदी में कहा जाता है कसाव, और ये जो है इनको गति प्रदान करने के लिए होती है, इस तरीके की जो है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला है कोनिडिया। अगला का टॉपिक क्या है, इसी का प्रकार, तो कोनिडिया। ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न एक संरचना होती है जिसे कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया एक प्रकार के अलैंगिक बीजाणु होते हैं जो फफूंद यानी फंगी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये बीजाणु विशेष रूप से एस्कोमाइसिटिस वर्ग के कवकों में पाया जाता है। आप पढ़े होंगे पादप जगत, पादप जगत में ये एस्कोमाइसिटिस यानी कवक के जो क्लासेस हैं, वर्ग जो हैं, उनमें आपको बताया गया होगा। कोनिडिया के बीजांड अगतिशील होते हैं। कोनिडिया के बीजांड कैसे होते हैं, तो अगतिशील होते हैं। इनके बीजांड का निर्माण एक संरचना में होता है जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या इसे कहा जाता है, कोनिडियोफोर कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो संरचना है यही कोनिडियोफोर है। देखिए याद रखने योग्य बातें क्या है इसमें, तो कोनिडिया जो है वो क्या है, एक अलैंगिक बीजाणु है। ठीक, बनते कहाँ हैं, तो कोनिडियोफोर पे बनते हैं। गति नहीं करते हैं, यानी इनमें किसी तरीके का कोई फ्लैजिला नहीं होता है, ये अगतिशील होते हैं यानी नॉन मोटाइल होते हैं। हवा द्वारा फैलते हैं, मुख्य रूप से एस्कोमाइसिटिस में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, कोई दिक्कत, ये आपको याद रखना है, ये बात याद रखिएगा। ये इनकी खास से बातें थी। अब आता है जैम्यूल्स, ये भी आप नोट कर लीजिए। जैम्यूल्स, जैम्यूल्स एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं होती हैं जो स्पॉन्ज जैसी निचली जंतुओं में पाई जाती है। यह अलैंगिक प्रजनन इकाई होती है, यह छोटे संरचनाओं में विकसित होती है। यानी ये एक संरचना है, इसके अंदर में ये जो छोटा छोटा सा संरचना बना है, ठीक, यही आगे जाके निकल के इस तरीके से नई जीव का निर्माण करती है। याद रखने योग्य बात क्या है, जैम्यूल्स स्पॉन्ज का बीजाणु जैसा संरचना होता है। यह आंतरिक कली होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में बनती है, अनुकूल परिस्थिति में नया जीव बनाती है। बस यही इसमें याद रखने वाली बात है। ये तीन प्रकार किसके थे, तो बीजाणु जनन के ये तीन प्रकार थे। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है, अब हम लोग वो शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक आप इस चीज को जो पढ़े हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और आप एक बार देख लीजिए। तब हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा कायिक जनन। कायिक जनन जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग जैसे पत्तियां, जड़ या तना से जब हम नए पौधे बनाते हैं या नए पौधे का निर्माण करते हैं प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, उसे ही कहते हैं क्या, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन को ही हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जरा पढ़िएगा, यहाँ तीन आपके लिए पॉइंट लिखा हुआ है क्या, इसे वनस्पति प्रसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे वनस्पति प्रसार भी कहते हैं। वनस्पति प्रजनन एक अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे तना, पत्ती, जड़ नए पौधे बनाते हैं या बनते हैं। वनस्पति प्रजनन एक अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे तना,
पत्ती या जड़ से नए पौधे क्या होते हैं, बनते हैं। इसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्या, कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, यह उच्च एंजियोस्पर्म यानी जितने भी पुष्पी पादप हैं उनमें बहुत ये आम प्रक्रिया है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। वनस्पति प्रजनन क्या है, तो एक अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे तना, पत्ती और जड़ से जब नए पौधे विकसित होते हैं उसे ही कहा जाता है क्या, कायिक प्रजनन या कायिक जनन। पादप में किसी भाग से नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन या कायिक जनन, कुछ भी आप कहिए, कहलाता है। ये लास्ट वाला डेफिनेशन आप कह दीजिएगा, बता दीजिएगा, इसका ये कायिक प्रजनन का परिभाषा हो गया। और या तो आप ये बता दीजिएगा, देखिए, वह जनन प्रक्रिया जिसमें नए पादपों की उत्पत्ति बीज के अतिरिक्त उनके इकाई भागों के द्वारा किया जाता है उसे कायिक जनन कहते हैं, या उसे कायिक जनन या वह कायिक जनन कहलाती है। कुछ भी आप कहिए, ये बात आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके हमारे पास कुछ चित्र दिए हुए हैं, देखिए। जैसे यहां पे ये ईख है, इस ईख को आप यहां से काट दीजिए और काट के अलग अलग भागों को अलग तरह से मिट्टियों में लगा दीजिए। ये नए ईख के पौधे विकसित कर लेंगे। ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है, अगर मिट्टी पे गिर जाए और वहां वो मिट्टी थोड़ी सी गीली है तो इस पत्तियों से जड़ और पत्ते और तने विकसित हो जाएंगे और नए पौधे बना देंगे। ये आलू है, आप इनकी इन आंखों को देखिए, ये इनकी आई है जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आई बर्ड। आप इनकी आंखों को बचा के इस तरीके से आप इनको काटिए और काट के इनको अलग कर दीजिए और हर एक पार्ट जो है आप मिट्टी में लगा दीजिए। ये भी नए पौधे बना देगा आलू का। बीज से ज्यादा तेजी से ये विधि क्या होती है, नए पादप बनाने में सक्षम होती है। बीज जो है वो धीरे धीरे नए पौधों का विकास करता है, लेकिन ये जो कायिक प्रवर्धन है जिसको कायिक जनन कहते हैं, ये विधि काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा क्या है, तेज है। देखिए, कायिक प्रवर्धन के प्रकार, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछे तो बता दीजिएगा। एक प्राकृतिक कायिक जनन जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ेंगे, तब आएंगे हम लोग क्या, कृत्रिम कायिक जनन पे। प्राकृतिक कायिक जनन क्या, तो ये भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है या जनन प्रक्रिया है। यह जनन प्राकृतिक रूप से नए पौधे, तने, पत्तियों या जड़ों से संभव है। प्राकृतिक रूप से अगर तनों से विकसित होकर नया पौधा बन रहा है, पत्तियों से विकसित होकर नया पौधा बन रहा है या जड़ों से बन रहा है, तो वो कहलाएगा क्या, प्राकृतिक कायिक जनन। इस प्रक्रिया में क्लोन का निर्माण होता है। हाँ, जैसे पौधे होंगे वैसे ही पौधे विकसित होंगे। पादप के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से कायिक जनन, वो भी कैसा कायिक जनन, तो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। ये बात आप याद रखिएगा। प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक रूप से होता है और कृत्रिम कायिक जनन कृत्रिम रूप से होता है। देखिए, उदाहरण तौर पे ये उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, कुछ यहां है उदाहरण, कंद, आलू, अरबी, केसर, बल्ब, ये सब क्या है, ये इकाई है, प्रजनन इकाई। बल्ब लहसुन और प्याज, घनकंद जमीन कंद, प्रकंद हल्दी अदरक, भूअस्तारिका पुदीना और घास। ये उदाहरण आप याद रखिएगा। ये इनके क्या है,
प्रजनन इकाई हैं उनसे ये सारे विकसित होते हैं। कंद से आलू और अरबी केसर ये सब उत्पन्न होते हैं। ये याद रखिएगा ताकि बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व हो जाए। अब जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है क्या, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का आतंक, जिसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, आप इस चित्र से वाकिफ तो होंगे। ये चित्र आपको हर जगह आपके आसपास के तालाबों में भी ये चीज दिखता होगा, जिसे जलकुंभी कहा जाता है। ये जलकुंभी का पौधा है। देखिए क्या कह रहा है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं, जिसे नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। आखिर इसका नाम आतंक क्यों पड़ा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जलकुंभी जो है वो क्या है, तो जलीय खरपतवार होता है। इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह पौधे जल की ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं तथा यह पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा बहुत तेजी से जल में फैलते हैं। समझ रहे हैं, जल से ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जब घुली हुई ऑक्सीजन जब ये अवशोषित कर लेंगे तो जल में बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो जलीय जीव कहां जाएंगे, कहीं मरने लगेंगे। इसे विस्तार, इसके विस्तार को रोका नहीं जा सकता है। इस पौधे के कारण जलीय जीव पादप की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। समझ रहे हैं, जलकुंभी जितना देखने में सुंदर है, इसके पत्ते, इनके पुष्प उतने ही ज्यादा ये भयावह भी हैं। मतलब कि ये लाया गया था एक तरीके से भारत में, ये भारत का पौधा नहीं है, ये भारत में लाया गया था, और लाया गया था इनके सुंदर पुष्प और पत्तियों के वजह से। और जो लाए थे उनको क्या पता कि ये आगे जाके बंगाल में ही आतंक ये पैदा कर देगा। वहां की खाड़ियों में जब इसको फेंका गया, जब इसको लगाया गया, तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से कायिक प्रवर्धन करके पूरे पानी में फैल गए, और पानी में जैसे ही फैले, ऑक्सीजन अवशोषित किए, तो जल वाले जितने पौधे थे और जीव थे उनकी मृत्यु हो गई, और वहां पे ये आतंक मचा दिया। इसीलिए नाम पड़ा बंगाल का आतंक। देखिए, इसे भारत में इसके आकर्षित पुष्प और पत्तों के लिए लाया गया था। सवाल यही है कि जब ये आतंक मचाया तो भारत में लाया क्यों गया। भारत में इसलिए लाया गया कि इनके पुष्प और पत्ते काफी ज्यादा सुंदर थे। समझ गए, कोई दिक्कत। तो अब हेडिंग डालिए आप सभी लोग, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक खत्म हुआ, अब ये हमारा है कृत्रिम कायिक जनन। इसको भी अब हम लोग पढ़ के एक दो टॉपिक है खत्म करेंगे। आज की क्लास यहीं तक हम लोग, फिर अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिए, यह प्रजनन मानव निर्मित होती है। जाहिर सी बात है, यहां दे दिया है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या, मानव निर्मित। इस विधि में पौधे के किसी भाग से नए पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी पौधे के भाग से जब नए पौधे बनाए जाते हैं उसे ही कहा जाता है क्या, कृत्रिम। यह कृषि और बागवानी में उपयोगी की जाने वाली, यानी उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन, ये सब पादप वृद्धि हार्मोन है, और इन्हीं सब की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बागवानी और कृषि करते हैं, और ये मानव निर्मित होता है, इसीलिए नाम दिया गया क्या, कृत्रिम कायिक जनन। कोई दिक्कत। तो कृत्रिम कायिक जनन के कितने प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आप नाम सुने होंगे, क्या क्या। तो एक है कलम रोपण, जिसको कहते हैं कटिंग। आप अक्सर गुलाब का पौधा जो है उनकी टहनियों को काट के लगाए होंगे, ये कटिंग है। और ये मानव निर्मित है, ये आप किए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, कायिक। दूसरा है ग्राफ्टिंग, जिसको कहते हैं कलम बांधना। 2 अलग अलग पौधों की जातियां जब एक ही पौधों में क्या करते हैं, जोड़ के उनको एक साथ विकसित करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, कलम रोपण।
कलम बांधना जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं, और तीसरा है लेयरिंग जिसे कहते हैं दाब लगाना। आइए तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया जाए। सबसे पहले है कलम रोपण जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या, कटिंग। देखिए जरा ढंग से पढ़िएगा, उदाहरण समेत यहां दिया हुआ है। ये पौधों के तने, पत्ते और जड़ के किसी भाग को मिट्टी में काट कर लगाने से नए पौधे तैयार होते हैं। इस विधि को कलम रोपण कहते हैं। कलम रोपण की सफलता के लिए ध्यान में रखने के लिए कुछ विशेष बिंदु आपके सामने दिए हुए हैं। कलम रोपण तब संभव है जब कलम की लंबाई और व्यास जो है वो कम होगा। ठीक है, ज्यादा मोटा रहेगा तो वो कलम रोपण संभव नहीं है। मौसम यानी बरसात हो तो अत्यधिक सुंदर। पादप के प्रकार जितने भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है उनमें ही, यानी जाइलम और फ्लोएम जिनमें पाया जाता है उनमें ही कराया जा सकता है। पौधों की आयु कम होनी चाहिए। ये सब मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखने होंगे, तब जाके कलम रोपण संभव है। कलम की सफलता तथा कम समय में जड़ निकालने के लिए पादप वृद्धि हार्मोन जैसे IBA, IAA और NAA का घोल तनों के निचले सिरों पर लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ महीनों में तनों में तेजी से जड़ों का निर्माण हो जाता है और ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाता है। उदाहरण के तौर पे गुलाब, गन्ना, नींबू और पुदीना, उनमें ही ये चीज कराया जाता है, उनमें ही ये चीज संभव है। इस विधि में, एक मिनट रुकिएगा, अगला है हमारा क्या, लेयरिंग। लेयरिंग जो है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, दाब लगाना, उसको जरा ध्यान से देखिए। इस विधि का उपयोग उन पादपों के लिए किया जाता है जिनकी शाखाएं लंबी व लचीली हैं। ये दो बातें आप अच्छे से याद रखिएगा। ये विधि उनमें ही संभव है जिनकी शाखाएं लंबी और लचीली होती हैं। इस विधि में पौधे की एक शाखा को नीचे झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जबकि वह पौधे से जुड़ी रहती है और कुछ समय के बाद जड़ का निर्माण होता है और वहां से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। मतलब मान लीजिए जैसे ये एक पौधा है, ठीक, ये रहा ये पौधा, इसकी ये शाखा थी तो इसको हम लोग क्या किए, मिट्टी में दबा दिए। अभी भी मिट्टी में रहेगा, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या हो गया, जड़ का निर्माण हो गया। इस तरीके से इनमें जड़ विकसित हो गए और जड़ विकसित हो गए, इसमें नए नए पत्ते भी अब आ गए, तब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, काट के अलग कर देंगे इस तरीके से। अब ये नया पौधा बन गया। यही है क्या, लेयरिंग, जिसके कहते हैं हम लोग दाब लगाना। ठीक है, लेयरिंग के प्रकार। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो लेयरिंग के प्रकार है। लेकिन उससे पहले उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है यहाँ पे चमेली, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ये सब इसके उदाहरण हैं। लेयरिंग भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक भूमि की सतह पर दाब लगाना जिसको ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं, यह ज्यादातर मुनगा वगैरह इन सब में किया जाता है, और एक है वायु में दाब लगाना जिसको कहते हैं एयर लेयरिंग। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके देखिए अब पढ़िए, भूमि की सतह पर दाब लगाना। इस विधि में पादप की शाखाओं को मिट्टी में लगाया जाता है और मिट्टी की पतली परत से दबा दिया जाता है। इसमें वृद्धिशील शाखाएं पर जड़ उत्पन्न होती हैं या हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद शाखा को जनक पादप से पृथक कर नए पौधे प्राप्त कर लेते हैं। पादप से पृथक कर नए पादप प्राप्त कर लेते हैं, ये भूमि की सतह पर दाब लगाना हुआ। एग्जाम्पल चमेली, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और मकोर में ये चीज संभव है। दूसरा है वायु में दाब लगाना, मुनगा, ठीक है ना, लीची, अनार, संतरा, नींबू, अमरूद, इन सब में ये किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर झाड़ियों तथा वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं भूमि की सतह के समीप नहीं होती हैं।
उनमें हम लोग वायु में दाब लगाते हैं। मुनगा का पौधा उनके टहनी को काट के लगाते हैं, ऊपर में गोबर लगा देते हैं इस तरीके से, और कुछ दिनों के बाद वो मुनगा का पौधा जो है अच्छे से विकसित हो जाता है, जड़ उनमें आ जाता है। समझ रहे हैं? और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? अगला है ग्राफ्टिंग। देखिए, इस विधि में पौधे के हिस्सों को दूसरे पौधों के तनों से जोड़ दिया जाता है ताकि वह एक साथ वृद्धि कर सके। ध्यान से पढ़िए, इस विधि में पौधे के हिस्से को दूसरे पौधों के तनों से जोड़ दिया जाता है ताकि वह एक साथ वृद्धि कर सके। यह विधि सबसे सामान्य विधि है जिसका उपयोग प्राचीन काल से कृषि उद्यमी के अस्तित्व को पूर्ण करने के लिए किया जाता रहा है। यह विधि ऐसी द्विबीजपत्री पादपों के मध्य किया जाता है जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों उपस्थित होता है। निचला जड़ युक्त आधारी भाग स्टॉक कहलाता है, जबकि उत्तम किस्म की फल फूल युक्त शाखा की ऊपरी भाग को सायोन कहते हैं। देखिए, ये है वो पौधा, ये जंगली होता है नीचे वाला, ये इनमें जड़ है इस तरीके से, इसे कहा गया क्या? स्टॉक। और जिनमें फल फूल या शाखा होती है उनको ऊपर से यहाँ लाके लगाया जाता है। तो ये ऊपर वाले जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या? सायोन, और नीचे वाला को स्टॉक कहते हैं। दोनों को लगा के जोड़ के बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद इनके जाइलम फ्लोएम इन दोनों से जुड़ जाते हैं और विकसित होकर एक पौधा बन जाता है। तो स्टॉक हमेशा जंगली जातियों का होता है। ये किसमें किया जाता है? दशहरी आम, नवल संतरा, बीज रहित अंगूर व अमरूद में इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नए पौधे का विकास करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ये पूरा विधि जो है वो किसका है? तो ग्राफ्टिंग का है। ठीक है, और ये है आपके पास कायिक प्रवर्धन के लाभ और सूक्ष्म प्रवर्धन। अगला टॉपिक हमारा यही, हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन लास्ट टॉपिक होगा। इसके लाभ पढ़ने के बाद हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, उसके लाभ। तो तेजी से अगर नए पौधे का विकास कराना है तो कायिक प्रवर्धन सबसे सही तरीका है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा इसका लाभ क्या है? तो नए पौधे पैतृक के सामान्य होते हैं जिससे उनकी अच्छे गुण संरक्षित होते हैं। तीसरा है इसका लाभ कि यह विधि उन पौधों का प्रजनन संभव कराती है जो बीज रहित होती हैं। अब यह पौधे धीरे धीरे वातावरण के अनुरूप ढल जाते हैं, ये भी एक लाभ है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाती है। ये बातें आप याद रखिएगा। ऐसे सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ क्या है वो भी देख लिया जाए। कम समय में हजारों पौधे विकसित किए जाते हैं। इस तकनीक से पौधे बीमारियों से मुक्त होते हैं। इस तकनीक से उत्पादित पौधे किसी भी मौसम में लगाए जा सकते हैं। इस तकनीक किसानों के लिए, यह तकनीक ज्यादा सही रहेगा, यहां इस जगह पे कर दीजिएगा यह तकनीक किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आज का क्लास आपका यहीं तक। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, डिटेल में कर लीजिएगा। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या? जब पौधे के किसी भी भाग से, कह लीजिए उनकी कोशिकाओं से, जब हम लोग नए पौधे विकसित करते हैं तो उसे ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। उसका मैं लाभ आपको पढ़ा दिया हूं, आप यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।